Subscribe to the channel and press the bell icon so that you never miss a video from Brisk Biology. नेक्स्ट जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है जिबरेलिन्स। तो जिबरेलिन्स भी एक तरीके का ग्रोथ प्रमोटिंग वाला हार्मोन है, मतलब कि वो प्लांट्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है। प्लांट की किसी भी तरीके की ग्रोथ हो सकता है, वो फ्लावरिंग हो, स्टेम इलोंगेशन हो, पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करना हो, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कौन करने वाला है, जिबरेलिन्स करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पर अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक भी कर देना। और ये जो है हम लोग ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स पढ़ रहे हैं, तो और जो इसके बारे में जो वीडियोस हैं वो आई बटन यहाँ पे जो है ना वहाँ पे मैं डाल दूँगी, तो तुम वहाँ पे चेक कर सकते हो। जो भी प्लेलिस्ट है जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं 12 बोर्ड का नया वाला, तो तुम वहाँ पर सारे वीडियोज़ चेक कर सकते हो। जिबरेलिन जो है वो एक तरीके का हमारा ग्रोथ प्रमोटिंग सा हार्मोन है, तो इसके बारे में अब हम डिटेल देखने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़, जब हम ऑक्सिन भी पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि ऑक्सिन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं। एक शॉर्ट में मैं बता देती हूँ एक स्टोरी, जिससे तुम्हें सारी चीज़ें याद रहेंगी कि जिबरेलिन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो हुआ क्या था कि मान लो एक जापानीज़ लोग हैं, उन लोग ने राइस का फार्म लगाया है। तो राइस की जो हाइट है मिनिमम वो इतनी रहती है। पर क्या हुआ, एक इंसान के फार्म में राइस के जो सीडलिंग्स थे, जो राइस का जो प्लांट था, उसकी हाइट इतनी हो गई। ठीक है, अब राइस का जो प्लांट है वो तो मोनोकॉट है ना, वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ तो होती नहीं है। तो क्या होता है, अगर इतना बड़ा अगर प्लांट हो गया तो ज़ोर के हवा आएंगी तो क्या होगा, प्लांट टूट जाएगा। राइस का प्लांट तो देखा होगा ना तुमने, थोड़ा नाजुक सा होता है, तो क्या होगा, टूट जाएगा। तो सारे लोगों ने क्या बोला कि देखो कैसा, मतलब इसके खेत के देखो प्लांट्स कैसे है, फुलिश से प्लांट्स है। फुलिश मतलब इंग्लिश वाला जो वर्ड है फुलिश है, कि मैड प्लांट्स की उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए थी, हो गई है इतनी ना। जब वो फार्मर को फ़ायदा होने वाला है उससे, ना किसी को कुछ फ़ायदा नहीं उससे, कैसे फुलिश से प्लांट्स हैं। तो ये जो है साइंटिस्ट को जो है ये चीज़ थोड़ी अलग लगी कि कैसे इनके जो खेत हैं, इसके जो प्लांट्स हैं वो कैसे इतने बड़े हो गए। नॉर्मली तो होता नहीं है ना ऐसे, तो ये कैसा हो गया। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उसकी स्टडी करने चले गए कि उन प्लांट्स में ऐसा है क्या। तो स्टडी करने के बाद जो साइंटिस्ट थे उनको पता चला कि इसके जो इंसान के जो खेत का है, राइस का जो खेत है, उसके जो प्लांट्स हैं उनमें ना एक फंगस रह रहा है जिसका नाम था जिबरेला फ्यूजिकोराई। ठीक है, उन्होंने आइसोलेट किया, वहाँ पे उनको ये फंगस मिला। तो ये फंगस को उन्होंने जब देखा तो पता चला कि ये जो प्लांट्स थे, ये प्लांट्स खुद के वजह से लंबे नहीं हो रहे थे, उनको कौन लंबा कर रहा था, जिबरेला फ्यूजिकोराई। मतलब कि ये प्लांट के अंदर रह रहे थे और ये प्लांट को कुछ तो भी दे रहे थे, जिसकी वजह से प्लांट की हाइट क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। ठीक है, अब वो कुछ तो भी जो है हम उसको किस नाम से जानते हैं, जिबरेलिन्स के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही ये एक शॉर्ट सी स्टोरी है ताकि तुम्हें ध्यान रहे। तो आइसोलेट इसे कहाँ से किया था, अब देखो अगर मैं बोलूँगी कि राइस के प्लांट से मिला था, तो राइस के प्लांट ने तो बनाया नहीं था ना इसको, अभी बताया तुमको किसने बनाया था, फंगस ने बनाया था, और वो फंगस प्लांट में रह रहा था। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जिबरेलिन्स वर फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम जिबरेला फ्यूजिकोराई। ठीक है, और ये जापान में एक डिजीज़ कॉज कर रहे थे। देखो सब लोग क्या बोल रहे थे उस डिजीज़ को, कैसे फुलिश प्लांट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है उस डिजीज़ का नाम क्या है, बकाने डिजीज़। सब लोग बोल रहे थे ये जो इसके खेत के प्लांट्स है उसको बकाने डिजीज़ हो गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमने। फिर क्रिस्टलाइन फॉर्म किसने यहाँ पे निकाला है, ये साइंटिस्ट का नाम है क्रिस्टलाइन। जैसे शक्कर कैसे क्रिस्टल के फॉर्म में रहती है ना, तो जिबरेलिन का क्रिस्टलाइन फॉर्म किसने ढूंढ के निकाला है, याबूटॉन एंड सुकीमी ने। नेक्स्ट चीज़ है कि सिंथेसाइज्ड इन, ये कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, प्लांट में सिंथेसाइज हो रहे हैं ना। ठीक है, कहाँ होते हैं, तो यंग लीव्स में होते हैं, सीड्स में होते हैं, रूट्स में होते हैं, और स्टेम के टिप्स पे होते हैं, ये उनका लोकेशन है। फिर है सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। सिंथेसाइज्ड फ्रॉम में यहाँ पे हमारा मतलब है कि प्लांट में कोई ऐसी चीज़ होंगी जो मदद कर रही होंगी। ठीक है, तो कौन है वो, मेल्वलोनिक एसिड। ठीक है, मेल्वलोनिक एसिड जो है वो मदद करता है जिबरेलिन्स को
बनाने में। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, हाँ प्लांट भी बनाता है ये जो है जिबरेलिन्स बनाता है, पर जब डिस्कवरी हुई थी तो इसके वजह से डिस्कवरी हुई थी, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमको। प्लांट भी बनाता है उसको, पर डिस्कवरी इस फंगस के वजह से हमको मिली थी, ठीक है, इसलिए आइसोलेट भी किया जाता है उसको जिबरेला फ्यूजिकोराई से, यानी आर्टिफिशियली अगर आइसोलेट करना रहा, आर्टिफिशियली तुमको जिबरेलिन्स बनाने हैं तो किसके पास जाओगे, प्लांट के पास तो जा नहीं सकते, तो कहाँ जाएंगे, इस फंगस के पास। इसको हम लोग क्या करेंगे, कल्चर करेंगे। कल्चर करने का एक अलग ही एक टेक्निक रहती है, वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो जिबरेला फ्यूजिकोराई को हम अबंडेंटली ग्रो करेंगे और फिर उससे क्या सिंथेसाइज करेंगे हम लोग, जिबरेलिन्स। और जहाँ पे ज़रूरत होंगी, जिस फार्मर के प्लांट में ज़रूरत होंगी, वहाँ पे जाके ऐसा जैसे पेस्टिसाइड डालते हैं ना, वैसे जिबरेलिन डाल देंगे। तो सिंथेसाइज फ्रॉम कहाँ से, मेल्वोलोनिक एसिड, ये मेल्वोलोनिक एसिड से ही जिबरेलिन्स बने हुए होते हैं। नेक्स्ट चीज़ है, इसके जो है 150 टाइप जो है अभी तक हमको पता है, यानी GA1 GA2 इनको ना ऐसे ही नाम देते हैं, पर सबसे अबंडेंट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा केमिकली एक्टिव जो है वो है GA3। ये हमको ध्यान रखना है, ये MCQ के पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है कि सबसे केमिकली एक्टिव जो हमारे पास जिबरेलिन है वो है GA3। नेक्स्ट जो टॉपिक हमको देखना है जिबरेलिन्स के बारे में वो है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ जिबरेलिन्स। तो जैसा हम लोग ऑक्सिजन में हम लोग देख रहे थे, एक एक चीज़ का एक एक उसका एप्लीकेशन हमने देखा है, एक एक उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखा है प्लांट में, वैसा सेम अब हमको जिबरेलिन्स का भी पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज़ है वहाँ पे डोर्मेंसी ऑफ बेड को ये क्या कर देता है, तोड़ देता है। अब डोर्मेंसी का मतलब क्या होता है, अब देखो बड की बात कौन सी हो रही है, जैसे ले लो एग्जांपल पोटैटो। तो पोटैटो में देखो अगर उसको मॉइस्चर में तुम रख देते हो तो उसमें क्रीमी कलर के ऐसे नोड्स नहीं बन जाते, ये देखो ऐसा रहता है पोटैटो, उसमें क्रीमी कलर के ऐसे बड्स बन जाते हैं, सॉरी, तो ऐसा बड्स ऐसे आ जाते हैं। तो ये बड को अगर तुम तोड़ दोगे उस पोटैटो से और उसको ज़मीन में लगा दोगे तो उससे क्या हो जाएगा, पोटैटो ग्रो होने लगेंगे ना। तो वैसा ही अगर ये नहीं ग्रो हो रहे, मान लो ग्रो ही नहीं हो रहे, यानी कंडीशन तुम सारी दे रहे हो, वाटर दे रहे हो, न्यूट्रिएंट्स दे रहे हो, फिर भी ग्रो ही नहीं हो रहे, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, ग्रो ही नहीं हो रहे। तो इसीलिए अगर हम उसको क्या कर देंगे, वो जो बड है उसको क्या कर देंगे, हम लोग जिबरेलिन्स दे देंगे, आर्टिफिशियल जिबरेलिन्स दे देंगे, तो क्या हो जाएंगी, बड की डोमेंसी टूट जाएंगी और बड क्या हो जाएगा, जर्मिनेट करने लगेगा, उससे नए प्लांट्स बनाने लगेगा। नेक्स्ट है सीड जर्मिनेशन करता है वो बार्ली और वीट में। तो ये बार्ली और वीट एक तरीके के सीरियल्स हैं। तो बार्ली और वीट में अगर सीड जर्मिनेशन करना है तो किसका डालना पड़ता है हमको, जिबरलिक एसिड को, सॉरी वही जिबरलिक एसिड मतलब जिबरेलिन्स। तो ये होता कैसे है, अब इसका भी एक पर्टिकुलर एक नहीं क्या एक सीक्वेंस होगा कि कैसे करता है ये। तो होता क्या है, देखो तुमने अगर हमारे पास अगर फील्ड है, ठीक है, फील्ड में हमने वीट बोना है तो वीट ऐसे डाल देते हैं, ठीक है। अब वीट डाल तो दिए, पर क्या हो रहा है कि वो कब जर्मिनेट होंगे, अगर हमको जल्दी जर्मिनेट कराना है तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे क्या डाल देंगे, जिबरेलिन्स डाल देंगे, ऐसा जिबरेलिन्स ऐसा वहाँ पे डाल देंगे। अब जिबरेलिन्स डालने से होता क्या है कि जो हमारा जो सीड है ना अंदर, उसके पास तुम्हें पता होगा वहाँ पे एक एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के पास उसकी जो मदर है, मतलब मदर प्लांट ने एम्ब्रियो के साथ साथ क्या भेजा है, टिफिन बॉक्स। टिफिन बॉक्स मतलब एंडोस्पर्म और ये सारी चीज़ें जो न्यूट्रिएंट है उसके पास, ठीक है, वो एम्ब्रियो को उसके फीड करने के लिए भेजा है ना, तो उनके पास एक टिफिन बॉक्स है। वो टिफिन बॉक्स जो है वो एम्ब्रियो जब तक सॉइल में पूरा वाटर में जाता नहीं तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। और वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसका काम आता है वो है जिबरेलिन, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। उसके बिना वो जो है जर्मिनेट नहीं होते, ठीक है। तो सीड के आसपास एल्यूरोन लेयर रहती है। अगर ये जो है ना ये थोड़े 11th वाले टॉपिक है, इसलिए तुम्हें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम जाएंगी। बस यहाँ पे तुमको क्या ध्यान रखना है, इतना डिटेल में नहीं जाते हम लोग, यहाँ पे बस इतना ध्यान रखो कि सीड जर्मिनेशन में जिबरेलिन्स मदद करते, किसके सीड्स में, बार्ली और वीट के सीड में। बार्ली और वीट दोनों क्या है, सीरियल्स है, ठीक है। अब वो करते कैसे हैं, क्या करते हैं उन लोग, अमाइलेज को सिंथेसाइज करते हैं। अमाइलेज एक तरीके का एंजाइम है जो कि क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट किसके पास है, देखो सीड के पास कार्बोहाइड्रेट है, टिफिन बॉक्स, इतना ध्यान रखो, सीड के पास क्या है, टिफिन में कार्बोहाइड्रेट्स है। जिबरलिक एसिड क्या करेगा, एक एंजाइम बनाएगा, क्या एंजाइम का नाम है, अमाइलेज। अमाइलेज किसके पास जाएंगे, वो जो टिफिन बॉक्स है हमारा कार्बोहाइड्रेट, उसके पास चले जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट टूट जाएगा, जो सीड है उसको क्या मिल जाएंगी, एनर्जी मिल जाएंगी और सीड क्या हो जाएगा, जर्मिनेट। बस इतनी सी बात ध्यान रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ है कि इलोंगेशन ऑफ स्टेम। इलोंगेशन ऑफ स्टेम का मतलब है, देखो पहले तो तुम्हें स्टेम का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो कोई भी एक नॉर्मल सी स्टेम अगर उठा के देख लेंगे
तो उसमें ये रीजन रहता है। देखो ऐसे यहाँ पे ऐसे लाइन रहती है, यहाँ पे भी एक लाइन रहती है, इसी लाइन से ऐसे लीफ निकलती है। हमेशा ऐसा बीच में से लीफ नहीं निकलती, जहाँ पे वो लाइन है ना वहीं से निकलती है। ये जो लाइन जो है इसको हम लोग बोलते हैं नोड। ये भी नोड है, इसके नीचे भी एक नोड होगा। दो नोड के बीच की जगह, हमेशा दो नोड के बीच की जगह इसको बोला जाता है इंटरनोड। ठीक है, दो नोड के बीच की जगह को कहा जाता है इंटरनोड। जिबरेलिक एसिड क्या करता है? इलोंगेशन ऑफ स्टेम करता है। ठीक है, इलोंगेशन कर देता है वो स्टेम का। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ये बोल देती हूँ इन दोनों नोड के बीच के ये है लेंथ 2 सेंटीमीटर पहले। अब क्या किया हमने, उसी जो प्लांट है, ये वाला जो प्लांट है, इसमें क्या कर दिया है, जिबरेलिन्स का ऐसे छिड़काव कर दिया है। तो क्या होगा, देखो ये भी नोड है, ये भी नोड है, बीच की जगह क्या है, इंटरनोड। अब यहाँ पे दो नोड के बीच की जगह हो गई 5 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल लिया हमने, तो देखो इलोंगेशन ऑफ स्टेम नहीं हो गया। ठीक है, तो यहीं से देखो हमको एक एप्लीकेशन समझ में आ रहा है। अगर कोई खेत में शुगर केन उगा रहा है तो शुगर केन इसी फॉर्मेट के तो लगते हैं, स्टेम रहती है, यहाँ पे ऊपर से लीव्स रहती है। तो अगर शुगर केन थोड़े से हमको लेंथ में ज़्यादा बड़े चाहिए तो हम लोग उस पर क्या डालेंगे, जिबरेलिन्स डालेंगे, क्योंकि जिबरेलिन्स डालने की वजह से क्या हो जाता है, स्टेम क्या हो जाती है, इलोंगेट हो जाती है। तो जितना ज़्यादा बड़ा शुगर केन रहेगा उतना ज़्यादा वो प्राइस में बिकेगा। और ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि जितना ज़्यादा बड़ा शुगर केन रहेगा उससे उतना ज़्यादा शुगर केन जूस निकलेगा, जितना ज़्यादा शुगर केन जूस उतना ज़्यादा क्या शुगर बनेगी, और इसी से क्या होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा जो भी इंसान खरीद रहा है शुगर केन को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बोल्टिंग इन रोजेट प्लांट्स। अब ये बोल्टिंग का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा वर्ड है बोल्टिंग। बोल्टिंग का मतलब होता है एक तो पहले दो वर्ड का मतलब हमको देखना है, बोल्टिंग और है रोजेट प्लांट्स। रोजेट प्लांट्स मैं पहले बता देती हूँ। रोजेट प्लांट का मतलब होता है कैबेज, इमेजिन कर लो, कैबेज, कैबेज मतलब पत्ता गोभी। तो कैबेज जो है वो इस तरीके की ऐसी रहती है ना, तभी तो उसको बंद गोभी बोलते हैं। एक लीफ रहती है, देखो ऐसी लीफ रहती है, अंदर ही अंदर लीफ रहती है इसके, है कि नहीं, ऐसा एक के ऊपर एक ऐसा लीफ रहता है ना कैबेज का, उसको वो जैसे जो प्लांट्स रहते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं उनकी रोजेट हैबिट है। ठीक है, अब अगर वो लीव्स है, देखो लीव्स ही तो खाते हैं हम, कैबेज की लीव्स खा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं तो स्टेम होंगी ना, स्टेम पे ही तो लीव्स लगती है, देखो स्टेम पे ही तो लीव लगती है, यहीं पे तो लीव लगती है, बिना स्टेम के लीफ लगती है क्या कभी, तो बिना स्टेम के लीफ नहीं लगती। तो देखना कभी कैबेज काटोगे तो एक वाइटिश ऐसा ग्रीनिश सा पोर्शन आता है जो पत्ती जैसा तो नहीं होता बिल्कुल, वो उसकी स्टेम होती है। ठीक है, तो ये है उसकी स्टेम और आजू बाजू लीफ रहता है। तो ऐसे प्लांट जो इस तरीके के दिखते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रोसेट प्लांट्स। अब ये क्या करता है, जिबरेलिन्स जो है वो बोल्टिंग इन रोसेट प्लांट करता है। बोल्टिंग का मतलब होता है कि जस्ट फ्लावरिंग सीजन के पहले, फ्लावरिंग के पहले स्टेम को इलोंगेट कर देना। ठीक है, ये तो नॉर्मली भी करता है इधर, ये अलग बात है, पर बोल्टिंग इन रोजेट प्लांट, अब देखो ये रोजेट प्लांट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। अगर कैबेज इस तरीके में है तो तुम खरीदोगे, अगर कैबेज इस तरीके की है तो तुम खरीदोगे क्या, यानी कि ऐसी ऐसी इमेजिन कर लो, ये ऐसा लंबा सा स्टेम होगा कैबेज का, हाँ, फिर यहाँ पे एक पत्ती उसकी गोल सी, फिर यहाँ पे एक पत्ती, फिर यहाँ पे एक पत्ती, ऐसा, तो कोई खरीदेगा क्या उसको, हमको नहीं चाहिए, हमको तो ऐसी चाहिए ना, चाइनीज़ में हमको तो ऐसी लगती फटफट काटने के लिए, ऐसी वाली इसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए अभी फ़िलहाल। ठीक है, पर बोल्टिंग में क्या हो जाता है, फ्लावरिंग सीजन के पहले ये क्या कर देते हैं, कैबेज को इस प्रकार का कर देते हैं। ठीक है, फ्लावरिंग सीजन में, फ्लावरिंग सीजन का मतलब क्या है कि हम उसको क्या बनाना है, कैबेज को, तुम तो ये खा लेते हो वेजिटेटिव पार्ट, इसके अपने फ्लावर्स भी तो होते होंगे ना, जैसे अनियन तुम हमेशा इमेजिन करते हो ऐसा बस खाने के लिए, जो ऐसा ज़मीन के अंदर टाइप में ऐसा रहेगा, बल्ब टाइप में, पर उसका भी तो अपना एक फ्लावर होता है, उसका अपना एक इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो ये जो कैबेज है इसका भी, इसको फ्लावर बनाने हैं कि नहीं कभी ज़िंदगी में, तो वही कि जब इसको फ्लावर बनाने के रहेंगे तब क्या होगा, उसमें क्या होगा, अगर जिबरेलिन्स डाल देंगे तो क्या हो जाएंगी, बोल्टिंग हो जाएंगी। पर तुमको फ्लावरिंग करानी ही नहीं अगर प्लांट्स की, तो बोल्टिंग करवाओगे क्या, नहीं करवाओगे, क्योंकि हमको तो ये इसमें चाहिए ना। अगर बोल्टिंग करा दी इस फॉर्म में निकलेगा, फिर ऐसा पत्ती के फॉर्म में मिलेंगी कैबेज, फिर अच्छी भी नहीं लगेंगी, देखने में भी अच्छी नहीं लगेंगी, खाने में भी अच्छी नहीं लगेंगी। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमको चाहिए। तो नॉर्मली जो फार्मर्स है वो बोल्टिंग नहीं करवाते हैं, ज़्यादा जिबरेलिन्स वहाँ पे वो नहीं डालते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारी जो पत्ता गोभी है वो इस फॉर्म की हो जाए। नेक्स्ट जो जिबरेलिन का फंक्शन है वो है पार्थिनोकार्पी, वो इंड्यूस करता है काय में, टोमेटो, एप्पल और पियर में। अगर पार्थिनोकार्पी का डिटेल में तुम्हें जानना है तो मैंने पिछले ऑक्सिन वाले वीडियो में बताया था पार्थिनोकार्पी क्या होता है। वहाँ पे उस फ्रूट में सीड नहीं होता। ठीक है,
फिर है फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। ये जो है जिबरेलिन्स अगर हम डालते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स में तो क्या हो जाता है, उनमें फ्लावरिंग हो जाती है। ये जो है टर्म लॉन्ग डे प्लांट्स, ये जो है वो फोटो पीरियोडिज्म में हमको पढ़ना रहता है, पर तुम्हारे कोर्स से वो पूरा का पूरा टॉपिक ही निकाल दिया है बोर्ड्स ने, तो इसलिए हमको वो उतने डिटेल में नहीं जाना है। पर मैं बता देती हूँ, लॉन्ग डे प्लांट्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जिनको फ्लावरिंग करने के लिए ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा रोशनी से इसका मतलब है, मान लो दिन में 24 घंटे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा हम लोग डायग्राम बना देते हैं। ये दिन के 24 घंटे है ऐसा मान लेते हैं हम, 24 आवर्स का ये ड्यूरेशन है। तो उनको ज़्यादा समय के लिए लाइट चाहिए और कम समय के लिए क्या चाहिए, डार्क। तो उनको डार्क कम चाहिए और लाइट कैसे चाहिए, ज़्यादा समय के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये अब दिन में 25 घंटे नहीं हो सकते ना, तो ज़्यादा लाइट का मतलब है जैसे समर्स में होता है। समर्स में कैसे 6 बजे सुबह सूरज निकल जाता है और शाम के 7 बज जाते हैं तो भी सूरज ढलता नहीं है पूरी तरीके से। तो ये होते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स, ठीक है, जिनको लाइट ज़्यादा मिलती है और डार्क कम समय के लिए मिलता है। नेक्स्ट है इंक्रीजेस फ्रूट साइज एंड बंच लेंथ ऑफ ग्रेप्स। बंच लेंथ ऑफ ग्रेप्स, देखो ग्रेप्स ऐसे रहते हैं, ऐसे गुच्छे में लगते हैं ना, इस तरीके से, ठीक है। तो फ्रूट का साइज भी बड़ा कर देता है, तो ऐसे छोटे छोटे ग्रेप्स है तो अब कैसे हो जाएंगे, फ्रूट का साइज ऐसे बड़ा हो जाएगा, इस तरीके का। आजकल देख रहे होंगे इसी तरीके के अंगूर आ रहे हैं। और बंच लेंथ, ये जो है बंच की लेंथ भी ये बढ़ा देते हैं। बंच मतलब एक गुच्छा। तो पहले जब बचपन में ड्राइंग बनाते थे तो ऐसे छोटा सा गुच्छा बनाते थे, इतना सा गुच्छा। आजकल दिखता है कि इतना सा गुच्छा, इतना लंबे लंबे गुच्छे रहते ग्रेप्स के, ठीक है। तो वही बात हो रही है। नेक्स्ट है कि अगर देखो किसी के जीन्स में ही अगर कोई चीज़ रही, अगर कोई प्लांट है उसके जीन्स में ही है, जीन्स समझते हो ना कि उसको वैसे, उसकी एक्टिविटी वैसे रहने वाली है, उसको कोई बदल नहीं सकता। अगर कोई जीन्स से ही ड्वार्फ प्लांट है, ड्वार्फ प्लांट मतलब छोटा प्लांट है, ठीक है, तो उसको कुछ भी कर लो, कुछ भी उसको दे दो, कितनी भी खाद दे दो, कुछ भी कर लो, तो वो वैसा का वैसा ही रहना चाहिए ना। पर यहाँ पे क्या है, हमको एक अलग चीज़ देखने मिलती है। यहाँ पे क्या है, जेनेटिकली ड्वार्फ अगर मेज का प्लांट है, मतलब उसके जीन्स ही कैसे है, ड्वार्फ है, मतलब उसकी मदर भी ड्वार्फ थी, फादर भी ड्वार्फ वाले थे, तो जो नया जो प्लांट बना है वो भी कैसा रहने वाला है, ड्वार्फ रहने वाला है। हम सोचेंगे वो ड्वार्फ ही रहेगा, पर यहाँ पे हमको क्या देखने मिलता है, अगर जेनेटिकली ड्वार्फ मेज प्लांट को अगर हम जिबरेलिन्स दे देते हैं तो वो क्या हो जाता है, टॉल वेराइटी जैसा हो जाता है। जितनी नॉर्मल मेज की हाइट है उतना ही हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है हमने। ओवरकम्स रिक्वायरमेंट ऑफ वर्नलाइजेशन। अब ये जो है, ये जो वर्ड है वर्नलाइजेशन, ये भी जो है आगे के चैप्टर में था, जो कि अब हमारे कोर्स में नहीं है। इसी चैप्टर के थोड़े आगे के पॉइंट्स में था, पर अब हमको नहीं है। तो वर्नलाइजेशन का मतलब होता है कोल्ड रिक्वायरमेंट, यानी प्लांट को, सीड को जर्मिनेट होने के लिए थोड़ा सा ठंडा टेम्परेचर चाहिए। तो ठंडा टेम्परेचर फ्रिज में रख के तो देंगे नहीं ना अपने घर में, तो नेचुरल कंडीशन में वो होता है विंटर सीजन में, ठीक है। इतना डीप में हम लोग जा रहे नहीं है क्योंकि कोर्स में नहीं है, पर ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक हो गया तुम्हारे लिए कि बहुत सारी चीज़ें कोर्स से निकल गई है तो तुम्हें पता नहीं रहेगा चीज़ें होती क्या है। वर्नलाइजेशन शॉर्ट में बता देती हूँ कि इट इज़ ए रिक्वायरमेंट ऑफ लो टेम्परेचर फॉर सीड जर्मिनेशन, ठीक है। सीड को जर्मिनेट करने के लिए लो टेम्परेचर का जो रिक्वायरमेंट रहता है उसको बोला जाता है वर्नलाइजेशन। तो अगर जिबरेलिन्स दे रहे हैं तो प्लांट को लो टेम्परेचर पर रखने की, सीड को लो टेम्परेचर पर रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है डिले सेनेसेंस एंड इनहिबिट्स एब्सिशन। सेनेसेंस का मतलब होता है जो प्लांट के जो पार्ट्स हैं ना वो धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं। जैसे बहुत बूढ़े हो जाओ तो कभी कभी ऑर्गन ख़राब होने लगते हैं, तो सेम प्लांट क्या करता है, जो उसके बूढ़े पार्ट्स हो गए हैं उसको क्या करने लगता है, डिटोरेट करने लगता है। लीफ को येलो करने लगेगा, ठीक है। ब्रांचेस को कभी कभी तोड़ देगा मतलब खुद से नहीं तोड़ता है, तोड़ देगा मतलब कि उसको डिटोरेट करने लगता है, तो उसको सेनेसेंस बोलते हैं। और जब वो झड़ जाते हैं, झड़ने वाली जो प्रोसेस, जैसे कि अगर फ्रूट है, मैंगो का फ्रूट है, अगर वो पूरा का पूरा ट्री में ही राइपन हो गया है और वो प्लांट से गिर गया, तो वो जो प्रोसेस हो गई वो हो गया एब्सिशन। तो जब हम किसी चीज़ में जिबरेलिन डाल रहे हैं, किसी भी प्लांट में अगर हम जिबरेलिन डाल रहे हैं, तो वहाँ पे सेनेसेंस और एब्सिशन डिले हो जाएगा। सेनेसेंस डिले हो जाएंगी और एब्सिशन क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। किसी भी प्लांट पार्ट को वो गिरने नहीं देगा। नेक्स्ट है इट ब्रेक्स सीड डोर्मेंसी। जैसे कि अभी हमने देखा था इट ब्रेक्स बड डोर्मेंसी, उसी तरीके से क्या करेगा, ये सीड डोर्मेंसी को भी तोड़ेगा। नेक्स्ट है
मेल फ्लावर्स ऑन फीमेल प्लांट से लगाएंगा। अगर फीमेल प्लांट है, देखो तुम्हें पता होगा कि जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में देखा जाता है कि मेल अलग होते हैं एंड फीमेल अलग होते हैं, तो प्लांट्स में भी क्या होता है, कुछ कुछ प्लांट्स में, हाँ सारे प्लांट्स में नहीं, कुछ कुछ प्लांट्स में अलग अलग वो बॉडी होती है प्लांट की। एक फीमेल बॉडी होती है, फीमेल बॉडी का मतलब है एक फीमेल प्लांट होता है, एक मेल प्लांट होता है, जैसे कि पपाया। पपाया में भी क्या होता है, एक फीमेल प्लांट होता है, एक मेल प्लांट होता है। तो अगर पपाया का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो अगर मेल प्लांट है तो सॉरी, अगर फीमेल प्लांट है और अगर हम उसमें जिबरेलिन्स डाल रहे हैं तो उसमें क्या उग जाएंगे, मेल फ्लावर्स। ठीक है, फीमेल प्लांट में मेल फ्लावर्स हमको देखने के लिए मिल जाएंगे। पपाया फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया है यहाँ पे। तो समझ में आ गया होगा तुमको। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कर देना और कमेंट्स में बता देना अगर तुम्हें सारा कुछ चीज़ें समझ में आ रहा है तो। और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं उनको नोटिफिकेशन जाता नहीं है वीडियो आया है या नहीं। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।